2-3 बातें कहना चाहता हूं जो मैं रोज सुनता हूं उन लोगों से जो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बात होती है कि भीड़ नहीं आती है। दूसरा, उनको लगता है कि हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। तो मैं सच बात आपको बताना चाहता हूं जो मैं महसूस करता हूं और जो मैंने तमाम शरद यादव जी से सुना जब उनका लास्ट इंटरव्यू कर रहा था उनके परिनिर्वाण के कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि शंभू, हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, उसके बाद भी हमें लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई उनकी लड़ाई है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जिनके सर पर कपड़ा नहीं है और जिनके छत पर मकान नहीं है। तो उसी दिन मुझे लगा कि मुझे भीड़ नहीं देखनी है, जीत नहीं देखनी है। ये लड़ाई वो लड़ाई है जो मानवता के पक्ष में है, इंसानियत के पक्ष में है, तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो इस लड़ाई को जो लोग लड़ रहे हैं, मैं पिछले टीवी की नौकरी छोड़ने के बाद पिछले 2014 से अब तक एक भी दिन नहीं हुआ है जब समाज के मुद्दों पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। मुझे नहीं पता उससे क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, लेकिन चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मेरा लड़ने का हथियार वही है, समाज के लिए जागरूकता फैलाना और अपनी बात कहना। 2 बातें और मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे लोगों को कहा जाता है कि भाषण से क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सामाजिक आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, बुद्ध ने कहा है कि शब्द में ही शक्ति होती है। ये लड़ाई न तो लोहा पीटने वाला जीत सकता है, न खेती करने वाला जीत सकता है, न गाय पालने वाला जीत सकता है, न मजदूरी करने वाला जीत सकता है। ये लड़ाई वही जीत सकता है जिसकी शब्दों में शक्ति हो और जो अपनी बात कहना चाहता है। अगर ये लड़ाई मजदूरी करने से, मेहनत करने से और शरीर की ताकत से जीता जाता तो इस लड़ाई को बहुजन समाज जीत गया होता, क्योंकि हमारे हिस्से में ही मेहनत और मजदूरी है। तो जितने लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं देखता हूं, कई बार मैं भी दुखी होता हूं जब FIR होता है, मैं भी दुखी होता हूं जब गालियां दी जाती है, जब आपको मारने की धमकी दी जाती है और जब आपका पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय होता है। तो आप सोचते हैं कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं, किनके लिए कर रहा हूं? उन लोगों के लिए जिनको अंदर चेतना ही नहीं है। आप सच सोच रहे हैं, जो सब्जी चलाएगा, जो ठेला चलाएगा, जो सब्जी बेचेगा, जो मवेशी पालेगा, जो शिक्षा से दूर है, ये जातिवाद वो महीन जाल है, उसको समझ ही नहीं आता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत पहले कहा था, ये जातिवाद वो मकर जाल है, उसी को तोड़ पाएगा जो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जाएगा, जो पढ़ाई लिखाई करेगा। तो सोचिए, ये प्रूफ भी है। इस लड़ाई को वही लोग लड़ पाए अब तक, तथागत बुद्ध जो ज्ञान से परिपूर्ण थे, कबीर और रविदास जो उस समय के सबसे ज्ञानी थे, फूले, पेरियार, अम्बेडकर जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और आज जो मीना जी लड़ रहे हैं, या कंचना लड़ रही हैं, या प्रोफेसर विक्रम लड़ रहे हैं, या तमाम लोग जिनका मैं नाम असहज हो जाता हूं, नाम याद नहीं रहता है, ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है। और इसलिए हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, ये जानते हुए ये एक लंबी लड़ाई है, हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं 2-3 और मोटी बातें कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता था। हम किसी हार की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम मानवता की तरफ जा रहे हैं, इंसानियत की तरफ जा रहे हैं, बराबरी की तरफ जा रहे हैं। और जब इतिहास लिखा जाएगा, आज देख लीजिए, आज इतिहास में कौन लोग सम्मान के पात्र हैं, किन लोगों की कस्में खाई जाती है और किन लोगों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, वो वही लोग हैं जिन्होंने समता, बंधुत्व और न्याय की लड़ी है और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने अपने समय में तमाम तकलीफों के बावजूद आज समाज में सबसे ज्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट के लायक है तो वही लोग हैं जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग को अपने लिए भी ताली बजाना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारी भीड़ नहीं है, लेकिन जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं ये जानता हूं एक पत्रकार के तौर पे, इस तरह के आयोजन कराना, अपनी जान को जोखिम में डालना, लोगों से 1-1 रुपए चंदा जमा करना, लोगों को बुलाना, इतना कठिन काम है जितना नोबेल प्राइज के लिए किताब लिखना भी नहीं होगा। इससे मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार होता हूं जो इस तरह के कार्यक्रम को चलाते हैं, जो कि उनकी जान माल दोनों खतरे में है, लेकिन बाबा साहब का विचार है, बहुजन महापुरुषों का विचार है और वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं उन तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञता
पे जो आज के समय में इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इन लोगों की तारीफ में बोलने आया हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो इतिहास में दर्ज हो रहा है और आपके रहने और न रहने के बावजूद आप सम्मान से इस दुनिया में नाम लिए। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। वो लोग जिनके पास शब्दों की शक्ति है, जिनके पास शिक्षा है। मैं कई बार बहुत अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि दुनिया में काले गोरे का भी भेद था, लेकिन क्या वजह हुई कि गोरे समाज ने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो आज उस लड़ाई में शामिल होते हैं। पूरे अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला होते हैं और पूरी अफ्रीका में जागृति आ जाती है। पूरे लैटिन अमेरिका में एक मार्टिन लूथर होते हैं और जागृति आ जाती है। भारत में क्या इसकी मजबूरी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बहुजन महापुरुष लड़ते जा रहे हैं, खपते जा रहे हैं और जागरूकता ही नहीं आ रही। कभी सोचना पड़ेगा मुझे इस पर। तब मुझे लगता है कि जब कबीर और रविदास लड़ रहे थे तो भी सत्ता इस तरह से क्रूर और निर्दयी नहीं था। मैं नाम ले लूंगा तो विवाद हो जाएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं। जब बुद्ध इस दुनिया में शील, करुणा और दया की बात कर रहे थे, जिस समय का मुख्य भोजन ही मांस था, तब आलू, टमाटर और भिंडी की खोज नहीं हुई। तब वो अभियान चला रहे थे कि हमें ऐसे मवेशियों को बचाना होगा जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो गाय हो, घोड़ा और हाथी हो। बुद्ध का पूरा काम शीलवान होने पर है, चरित्रवान होने पर है, दयावान होने पर है। लेकिन जब कबीर और रविदास लड़ रहे थे उस समय जातियां अपने रौद्र रूप में तो नहीं आई थी, लेकिन आ गई। उसका बहुत महीन रूप, मोटा रूप था। गांव का तब समाज था, मारना है, पीटना है, लोगों से नफरत करना है। तब कबीर और रविदास लड़ रहे थे। उस समय भी सत्ता जो है, जो सरकारें थी, वो उनके पक्ष में थी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले और पेरियार लड़ रहे थे तो भी सत्ता जो है वो उनके बहुत खिलाफ नहीं थी। सत्ता में न्याय का कम से कम था कि भैया कोर्ट, मैं बहुत ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज न्याय प्रिय थे, लेकिन कोर्ट कचहरी का एक बहाना था। लेकिन आज जिससे हम लड़ रहे हैं, जिस जातिवाद और मनुवाद से, वो सत्ता में बैठे होंगे। तो आज की लड़ाई ज्यादा कठिन है और आज के लड़ने वाले लोग ज्यादा बहादुर हैं। क्योंकि आज न कोर्ट है, न कचहरी है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही बैठे हुए हैं। दिन भी उनका, रात भी उनका, समय भी उनका, पैसा भी उनका और टीवी अखबार भी उनका। जब चाहे जिसको चाहे दोषी ठहरा देते हैं। तो आज जो लोग लड़ रहे हैं वो ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और उनकी जिंदगी की लड़ाई ज्यादा है। मैं चूंकि टीवी अखबार का हूँ, 15 मिनट बंद कट लगा कर फिर आगे। हमारे प्रवक्ताओं को बहुजन जब सोशल इशू पर बात होती है, एक तो इंटरनेशनल इशू पर बुलाएंगे नहीं, मतलब युद्ध होगा जब अभी चल रहा है तो उस पर नहीं बुलाएंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर नहीं बुलाएंगे। ये सब जब ये लोग सबसे ज्यादा निपुण थे, बाबा साहब से बनाएगा कौन ऐसा। लेकिन जब सोशल इशू पर भी बुलाते हैं तो समझिए, मैं देखता हूँ मीना साहब को कितनी शालीनता रहती है उनकी भाषा में और कैसे उनका एसोसिएशन किया जाता है। 5 लोगों की जाति का आदमी बैठ सर पहला सवाल पूछेगा जब सोशल इशू पर कम से कम बात, रक्षा मंत्रालय पर हो तो न बोलिएगा, इकोनॉमिक्स पर हो तो न बोलिएगा, लेकिन जब सोशल इशू पर हो तो कहिएगा कि कम से कम आधा केस को दलित दूसरा को बनाओ। आप अकेले होते हैं। मैं देखता हूँ जिनका भारतीय, मेरी गुजारिश है इनसे कि हमें बुद्ध की भाषा में इनसे बात करनी पड़ेगी। हमें डिफेंस ही खेलना है, नहीं जाएंगे हम ऑफेंस में। हम जानते हैं कि गाली, अपमान उनकी भाषा है, लेकिन हम बाबा साहेब की भाषा पर रहेंगे, बुद्ध की भाषा पर रहेंगे, हमारी जीत निश्चित होगी। क्योंकि हम उस एंकर को हराने नहीं गए हैं, उस गेस्ट को हराने नहीं गए हैं। बहुजन समाज के लोग आपको देख रहा है और आपको अपना मान सम्मान और सिरमौर समझता है। तो आपको बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए। जो आप बोल रहे हैं वो पूरा देश और पूरी दुनिया आपको देख रहा है। आपको पता है कि हमारे समाज के वो न्यायाधीश हैं जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर पूछेगा मेरे तरफ से, क्योंकि मेरा 15 साल का उधर का अनुभव है, कि भैया कम से कम इज्जत से, प्यार से, कि गेस्ट में कम से कम 50-50 कर दो। 49% को रिजर्वेशन है तो 3 गेस्ट बढ़ा दो, दलित पिछड़ा भले RSS वाला ले आओ, भले बीजेपी का दलित
अब लाओ तो सही, क्योंकि हम तो सबकी लड़ाई कर रहे हैं। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, भाव नहीं है कि ज्ञान नहीं है। और दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, समय समय की डिमांड है। पहले लड़ाइयां भाला तलवार से होती थी, पहले का पेशा खेती, टमाटर, आलू, भिंडी बेचना। ये अलग बात है कि हमारे धरना से ताजपुर सीखने से में फंसे हुए। लेकिन मैं कह रहा हूं आज जो ये लड़ाई लड़ी जाएगी वो सोशल मीडिया से, टीवी से, अखबार से। और टीवी अखबार हमारे पास नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी, सर मैं गलत हूं तो 60% लिटरेसी मान लो कि दलित पिछड़ा की लिटरेसी 60% हो गई है, चलिए 50% मान लें। 50% भी अगर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज पढ़ा लिखा हो गया है तो उसको सोशल मीडिया का अपने संवैधानिक अधिकार के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा टूल है। आज के समय में आप बैलगाड़ी नहीं चढ़ सकते हैं, ट्रेन लेते हैं या जहाज लेते हैं। वो जमाना गया जब मुनादी होती थी, ढोलक बजाए जाते थे। ये मोबाइल जो है ना, ये हमारे हाथ में वो हथियार है जो हमारे सारे संवैधानिक अधिकारों को दिलाएगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसका इस्तेमाल करें। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई हमारा वो भाई जो पीछे छूट गया है, जो खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लाचार है, बेबस है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी, 40 करोड़ लोग इस देश में दलित पिछड़े ऐसे हैं जो शहर और गांव में जमीन नहीं है, नाले पर गुजारा करते हैं। वो सब दलित पिछड़े बहुसंख्यक आबादी है। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन पर जिंदा रख दिया गया। इस देश की आबादी 150 करोड़, तो 40 करोड़ लोग तो खेल से बाहर हैं। 80 करोड़ हमारे भाई इस देश को बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, लोहा पीट रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उन्हीं के दम पर सारी सुख सुविधा है, लेकिन वो सिस्टम के हिस्सा नहीं। ऐसे 80 करोड़ लोग, तो 40 और 80 कितना हुआ? 120 करोड़ लोग अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। बचे हम जैसे 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो किसी तरह से सिस्टम का हिस्सा बने हैं, पढ़ाई लिखाई में वो आए हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन 120 करोड़ लोग की आवाज उठाएं ताकि वो भी सिस्टम का हिस्सा बने। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदार हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए आए। और इस देश में जो 15 करोड़ लोग जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, उन्हीं को बाहर करने के लिए यूजीसी को पक्ष कहते हैं कि यूजीसी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनकी नस्लें जो आ रही है स्कूल कॉलेज, उसको खत्म कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। और इसीलिए वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। मैं बाइंड अप कर रहा हूँ सर, आपका बहुत कीमती टाइम है। मैं कह रहा हूँ ये 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद जो आप लोगों को टीवी पर बैठ के समझा रहा है कि अरे मुझ तो रख सकते हैं, थोड़ी तो चढ़ सकते हैं, खाना तो हम खाते हैं, यहाँ तक कहेगा कि हमारे घर में तो ड्राइवर है, हमारे तो दोस्त है। अरे बेवकूफ, वो मोटा जातिवाद है। तुम चाहते हो कि हम जातिगत पेशा में रहें। हमारे बहुत काबिल सवर्ण पत्रकार है जनरल वाले, वो कहेंगे सफाई कर्मचारी से जातिवाद होता है क्या? अरे भैया, उसके साथ क्या जातिवाद होगा? वो तो अपने जाति के काम में लगा हुआ है। अब जातिवाद उनके साथ होता है जो व्हाइट कॉलर जॉब में है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेसी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनना चाहता है, उसके साथ जातिवाद होता है। और ये महीन जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, मोटा जातिवाद के खिलाफ नहीं। ये लोग वही 75, 80 तो वाला बात बनाता है, ये खाना खा रहे हैं। अब जातिवाद ऐसा है जिसके खिलाफ SC/ST एक्ट भी लागू नहीं होता है। आपको गाली देगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, आपका नंबर काट लेगा, आपको रोज ह्यूमिलिएट करेगा, आपको इंसल्ट करता है। इसके खिलाफ कौन सा एक्ट लगाइएगा? अब जातिवाद महीन है और हमें महीन जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। मोटा जातिवाद खत्म हो रहा है और जो मोटा जातिवाद कर रहा है उस पर SC/ST एक्ट लागू हो रहा है। अब जो महीन जातिवाद चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, सिनेमा भी है। और ये जातिवाद के खिलाफ वही लड़ सकता है जिसके पास शिक्षा की ताकत है। और वो तमाम हमारे मेहमान मंच पर बैठे हुए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और आपकी लड़ाई को समाज, समय, इतिहास याद रखेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि लड़ते रहिए, हम उसको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।